हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 के लिए जो आपका पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो आपके हुए थे 2024 में, उन सभी सेट्स का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। आज हमारा ये फर्स्ट सेशन रहने वाला है। आज का हमारा ये फर्स्ट मॉडल पेपर है, फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा जो 2024 में आया हुआ है। उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग यहाँ सॉल्व कराने वाले हैं, करने वाले हैं। आइए एक बार सभी विद्यार्थी प्लीज वीडियो को अपने स्टैंडर्ड पर शेयर कर दीजिएगा। जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमारी तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। हम लोग स्कोर जो लेकर चलेंगे वो 90 प्लस का स्कोर लेकर चलने वाले हैं। देखिए, आपको 70 में से कम 65 प्लस स्कोर की तैयारी यहां पर कराने वाला हूं और प्रैक्टिकल के साथ आप कम से कम 90 प्लस स्कोर करने वाले हैं। आइए आज शुरू करने वाले अपने फर्स्ट जो हमारा टेस्ट वो रहने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहने वाला 2024 का। ये सेट 1 रहेगा, HB सेट रहने वाला। इसमें सबसे पहले जो सेक्शन हम लोग लेने वाले हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों का सेक्शन लेने वाले हैं। बहुविकल्पी प्रश्न देखिए 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, OMR बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और यही आपकी मार्किंग को निर्धारण करते हैं। यही आपकी मार्किंग को निर्धारण करते हैं कि आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने पेपर में, अपने क्वेश्चन पेपर में। आइए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। देखिए, क्वेश्चन जो है वो आपको साइड में यहां देखने को मिलेगा। आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, उसका आंसर हमारे साथ साथ दे सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर और लेते हैं पहला प्रश्न। क्या है जरा देखिए, लिखा है एक द्विघात बहुपद की अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या हो सकती है। देखिए, द्विघात समीकरण है। जितने घात बहुपद होता है, जितने घात समीकरण होता है, उसके उतने ही अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। इसे आपको याद रखना चाहिए। जैसे आपका द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक हो सकते हैं, त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक हो सकते हैं, चतुर्थघात बहुपद है तो 4 शून्यक हो सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो पहली कंडीशन में जो आपका आंसर रहने वाला है प्यारे बच्चों, वो फर्स्ट कंडीशन में जो आपका आंसर होगा, पहले प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2 इस प्रश्न का क्या बनने वाला है, राइट आंसर बनने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। लिखा है संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए, इस क्वेश्चन की अगर बात करें, ये क्वेश्चन जो है अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि संख्या 144 की बात करते हैं तो 144 को क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टर कर देना है। क्या कर देना है, अभाज्य गुणनखंड कर देना है, प्राइम फैक्टर कर देना है। तो आप काट दीजिए, इसे सॉल्व करिएगा। 2 से ब्रेक कर दीजिए, तो 2 से काटते हैं, 2 2 7 14, 2 कम 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6, 1 बचेगा, 36 12 हो जाएगा, 2 6 12 और यहाँ 2 से काटिएगा तो 2 1 कम 2, 2 एकम 2, 2 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 2 ने 18, फिर 3 से काट दीजिए, 3 दिया 9, फिर 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं प्राइम फैक्टर की तो ये आपका बन जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ये आपका बन जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो इस तरीके से किस ऑप्शन में आपका आंसर रहने वाला है, किस ऑप्शन में आपका आंसर जो है वो बनेगा, सॉरी 144 नहीं है, 140 है। कितना है, 140 है। देखिए यहाँ पर मिस्टेक से हमने 144 के गुणनखंड कर दिए हैं। तो इतने अगर 144 होगा तो आपका ये रहेगा। अगर हम बात करें 140 की, क्या है आपका प्रश्न में जो दिया गया है वो 140 दिया गया। कितना दिया गया, 140। तो 2 से काट दीजिए, 2 7 14, 2 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा, ये 35 बार में कैंसिल होगा। फिर 5 से काटिए 7 बार में और फिर 7 से काटिए 1 बार में। तो ये आपका बनेगा 140 के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 रहने वाला, या इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब आप देखिए किस ऑप्शन में रहेगा, अब आप देखिए किस ऑप्शन में रहने वाला है। तो ऑप्शन जो रहेगा बेटा वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का भी क्या होगा, आंसर रहने वाला। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस प्रश्न का भी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ये था, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल प्रश्न आते हैं आपके OMR बेस्ड क्वेश्चन में। तो आपको आसानी से हल करना है, आराम से सॉल्व करना है। ये 20 नंबर अगर आप इसमें 20 में से आप 17 18 भी सही कर गए तो आप समझ लीजिए आप 60 प्लस स्कोर करेंगे अपने
लिखित के पोर्शन में भी। तो देखिए, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है आपका सिर्फ एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है? भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल में संबंध की बात कर रहा है। तो आप जानते हैं क्या होता है, ये होता भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहने वाली है, यही हमारा फॉर्मूला होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर भी सही रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का भी आंसर जो है सही रहने वाला। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे और अगला प्रश्न जो हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 4 रहने वाला है। देखिए क्या है क्वेश्चन, किस तरीके से पूछा गया है। लिखा है रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 के युग्म का हल होगा। देखिए इसके हल की बात कर रहा कि इसका हल क्या बनने वाला है। तो देखिए इस तरीके का प्रश्न एक एग्जाम में आपके निश्चित ही पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना चाहिए कि इस ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से लगाते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन की बात करेंगे। दो समीकरण आपके सामने दिए गए हैं। क्या एक दिया है x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 है। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 हो जाएगी। दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं -6x माइनस का 3x है, माइनस का 6y प्लस कितना है 1 इक्वल टू 0 है। अब देखिए इस कंडीशन में होता क्या है, सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना कराते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। और तुलना करने के बाद हम लोग रेशियो पता करते हैं। क्या a1 बटे a2 की अगर बात करते हैं भाई, तो a1 बटे a2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/-3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं b1 बटे b2 की, क्या b1 बटे b2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटे माइनस के कितना 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 1/3 और फिर c1 बटे c2 की बात करिएगा तो c1 बटे c2 की कंडीशन में अगर देखते हैं तो ये 5/1 हो जाएगा। रिजल्ट क्या निकल के आया, रिजल्ट निकल के आया कि a1 बटे a2 है इज बराबर b1 बटे b2 इज नॉट एज इक्वल टू c1 बटे c2 है। ये जो कंडीशन होती है, ये जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, ये जो कंडीशन बेटा बनने वाली है ये किसी कोई भी हल नहीं होता है तब की होती है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, ये कंडीशन आपकी रहेगी। तो ऑप्शन इसमें देखिए अगर ये है तो फिर आपका आंसर है, नहीं तो इसका आंसर जो होगा वो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की और लेते हैं आगे के प्रश्नों को। देखिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर रहेगा आपका क्या 5 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, 5 रहने वाला है। क्या है, एक श्रेणी आपके सामने है 5, -5, -1, -3, 7 ... इस श्रेणी का सार्व अनुपात क्या है। सार्व अनुपात या सार्व अंतर की बात करते हैं। देखिए सार्व अनुपात जो होता है वो आपका गुणोत्तर श्रेणी में होता है, जबकि हम लोग क्या करते हैं यहाँ समांतर श्रेणी की बात करते हैं तो यहाँ सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। तो यहाँ देखिए सार्व अंतर किस प्रकार से निकालते हैं। तो सार्व अंतर की अगर बात करते हैं बेटा, तो सार्व अंतर जो है वो आपका निकालते कैसे है जरा उस पर बात करते हैं। तो d बराबर होता है t2 माइनस t1 होता है। d बराबर t2 माइनस t1 की कंडीशन होती है और t1 माइनस t2 यानी दूसरे पद में से पहला पद जो है वो आप हटा देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस और माइनस प्लस ये आपका 5 हो जाएगा, इक्वल टू कितना रहने वाला है 4 रहने वाला है। तो 4 जो होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर बनने वाला है। राइट आंसर 4 जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर जो रहेगा वो आपका 6 रहने वाला है। इसकी सॉल्व पर बात करेंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है जरा देखिए, लिखा है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विभक्तर होता है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म आपसे दी गई है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, इसका विभक्तर हमें निकालना है, डिस्क्रीमेंट हमें पता करना है। तो देखिए बात करते हैं विभक्तर की, तो विभक्तर को हम लोग क्या कहते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते होता है, बी स्क्वायर माइनस क्या क्या होता है 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो किस ऑप्शन में आपका रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए कहता है बी स्क्वायर माइनस 2ac, ऑप्शन नंबर बी कहता है बी स्क्वायर प्लस 4ac और ऑप्शन नंबर सी कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो ऑप्शन नंबर जो सी रहने वाला है इस प्रश्न का वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या रहने वाला है, क्वेश्चन कहता है दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करने वाले हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बिंदु आपके सामने दो है, दो बिंदु आपके सामने है 2,3 4,1 है, 2,3 और ऑप्शन नंबर बी जो बिंदु दिया गया 4,1 कह रहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस आपको दूरी बतानी है। तो दूरी क्या रहने वाली है, किस तरीके से निकालते हैं, देखिए डिस्टेंस फार्मूला की अगर बात करते हैं तो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला होता है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी जो हम बात करते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात करते हैं। देखिए हाँ अगर बात करें तो यहाँ सॉल्व अगर करते हैं तो देखिए x2 ये 1 हो जाएगा, x1 की बात करें 2 हो जाएगा, y2 की बात 4 सॉरी x2 की बात करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, x2 और x1 की बात करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या 1 माइनस 3 का वर्ग। इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, 2 का वर्ग क्या होता है 4, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 का वर्ग क्या होगा 4। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो ये √8 हो जाएगा, इसको हम 2√2 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारे प्रश्न का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अब आप बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर चलेंगे और लेंगे अपना 8वां प्रश्न। कहता है एक द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, 3x² माइनस के 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं। देखिए क्या है 3x² माइनस 12x है, तो ये क्या हो जाएगा 3x² माइनस का 12x है, प्लस का क्या होगा, प्लस का क्या है यहाँ पर m है और बराबर में क्या है 0 है। कह रहा है इस समीकरण के मूल जो है वो बराबर हैं, कैसे हैं, मूल बराबर है तो m का मान बताइए। अब देखिए चूंकि यहाँ पर बात करते हैं मूल बराबर है, कैसे है, मूल बराबर हैं। अब मूल अगर बराबर होते हैं किसी समीकरण के तो कंडीशन होती है b² बराबर 4ac। अब यहाँ b की बात करते हैं तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होती है। तुलना की अगर बात करेंगे तो b का मान यहाँ माइनस का 12 हो जाएगा, 12 का वर्ग इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई m हो जाएगा, ये 144 बराबर हो जाएगा कितना 12m हो जाएगा। अगर m की बात करिएगा तो 144/12 है, इसे सॉल्व कर दीजिए, 12 से 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, m बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सॉरी m बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो m का मान कितना आ गया 12 आ गया। तो ये किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो इसका राइट आंसर बनेगा। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन जो है 101% आपके एग्जाम में पूछा जाता है और प्रत्येक वर्ष ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को आपको तैयार रखना चाहिए। कोई सिंपल सी बात है, देखिए इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। जब कहे समीकरण के मूल बराबर है तो b² बराबर 4ac आपको लगा देना है, आपका क्वेश्चन जो आंसर है वो आपका बन जाएगा। इस तरीके से हम प्रश्नों की बात करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेंगे अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा रहने वाला है प्रश्न नंबर 9। क्या है क्वेश्चन जरा देखिएगा। लिखा है एक समबाहु त्रिभुज ABC, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। देखिए
अगर हम बात करते हैं, ये वैसे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी रहने वाला है। अगर इसे कॉन्सेप्ट के साथ आप करना चाहते हैं तो देखिए किस तरीके से हम बात करने वाले हैं। इसे मान लेता हूं एक समबाहु त्रिभुज है आपका एबीसी। क्या है? एक समबाहु त्रिभुज जो है वो आपका क्या है? एबीसी है। प्रत्येक भुजा इसकी क्या है? 2a है। प्रत्येक भुजा का मान कितना है? 2a है। एक समबाहु त्रिभुज है, एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है जिसकी प्रत्येक भुजा जो है क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल रहने वाला ये। अब यहां पर अगर बात करते हैं तो यहां पर जो आपकी कंडीशन है वो आपकी क्या है? हमसे कह रहा है प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर करने वाले क्या है? शीर्ष ए से एक लंब डाल देंगे तो यह लंब हमारा जो कहलाएगा वो एडी कहलाएगा। अब देखिए जब हमने इस रेखा पर लंब डाला है तो ये जो 2a है वो ए और ए में बदल जाएगा। अब यहाँ अगर बात करते हैं तो एक समकोण त्रिभुज आपका बनेगा। क्या? समकोण त्रिभुज जो आपका बनेगा वो क्या हो जाएगा? ए डी बी की बात करने वाले हैं। ये कर्ण भुजा होगी, ये आधार भुजा होगी, ये लंब भुजा होगी और हमें लंब भुजा का मान ज्ञात करना है। तो ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या? ए बी स्क्वायर माइनस के बी डी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से सॉल्व अगर करते हैं तो ये 2a का वर्ग हो जाएगा और माइनस यहाँ a का वर्ग, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ये आपका 3a स्क्वायर रह जाएगा। तो ad स्क्वायर का मान आपको पता चल गया। तो ad का जो मान बनेगा √3 मल्टीप्लाई a रहने वाला है, या इसको हम a √3 भी कह सकते हैं। किस ऑप्शन में रहेगा? कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या रहने वाला है? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। क्या कहता है प्रश्न नंबर 10? देखिए आपके सामने एक सारणी बनी हुई है। आपके सामने एक सारणी बनी हुई है। कह रहा है कि वर्ग अंतराल आपको दिया गया है, बारंबारता आपको दी गई है और कह रहा है इसका माध्य क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बन सकता है। इस बार भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो वर्ग अंतराल दिया गया है, आप क्या बनाएंगे? यहां से मध्यमान बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मध्यमान बनाएंगे। उसके बाद आपको क्या दी गई है? बारंबारता दी गई है। फिर आपको क्या करना? f मल्टीप्लाई x फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता नहीं है, OMR बेस्ड क्वेश्चन में ये नहीं क्वेश्चन बनता है। लेकिन क्वेश्चन अगर दिया गया है यानी पेपर को वो थोड़ा टफ करना चाहता है, इसलिए क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए 5 to 7 यहाँ पर है, 7 to 9 हो जाएगा, 9 to 11 हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो किस तरीके से बात करते हैं? बारंबारता की बात करते हैं। तो बारंबारता जो आपकी है वो 3 2 4 2 3 रहने वाली है। ये हमारी बारंबारता रहेगी। अब आपको क्या करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, जरा देखिए। यहाँ पर मध्यमान की जब बात करते हैं बेटा तो दोनों नंबर्स को जोड़ देते हैं। 3 और 1 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 और 1 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 का आधा कर दीजिए, 4 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 हुआ। यहां से अगर बात करें तो ये 8 हो जाएगा। 8 में 2 का भाग तो 4 हो जाएगा। यहाँ बात करते 12 6 हो जाएगा। यहाँ बात करते 9 7 16 होता है तो 8 हो जाएगा। और यहाँ आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये रहने वाला है। अब आप क्या करिए, यहाँ पर गुणा कर दीजिए, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका f हो जाएगा। ठीक है ना? तो 3 दूनी 6 होगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 चौकू 24 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 10 तिया 30 हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है? योग ज्ञात करना। योग की बात करते हैं तो योग क्या हो जाएगा? 4 3 2 5 5 और 6 5 11 और 3 कितना होता है? ये 15 हो जाएगा। देखिए 3 2 5 5 4 9 5 4 9 9 9 और 5 14 होगा। कितना होगा? ये 14 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 70 70 और 8 78 78 और 6 84। कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे समांतर माध्य की, किसकी बात करने वाले बेटा? समांतर माध्य की बात करने वाले हैं। तो समांतर माध्य जो होता है वो सिग्मा एफ एक्स बटे क्या कहलाता है? सिग्मा एफ कहलाता है। तो 84 अपॉन कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये 6 बार में आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा? ऑप्शन नंबर डी जो है
वो इस प्रश्न का क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन था, इस तरीके से इसे सॉल्व करना था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। क्या है क्वेश्चन, कह रहा था साइन 27 अंश बटे कॉस 63 अंश है का मान होगा। साइन 27, देखिए बात करते हैं, साइन 27 अंश है 27 अंश अपॉन कॉस 63 अंश है। ये क्वेश्चन था। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो उनका आंसर जो है 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। इन्हें आपको याद रखना चाहिए। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं साइन कॉस की कंडीशन है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ कन्वर्ट कर दीजिए। साइन को 90 माइनस करके 63 लिख सकता हूं, अपॉन में जो आपका है उसको आप ऐसे ही रखिए, कॉस 63 ही रहेगा। अब देखिए साइन 90 माइनस जो थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है। इसे आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी वो यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी वो कॉस 63 बनने वाली है, अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस 63 है ही आपका, ये आपका कट जाएगा, तो आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए ही रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न है बेटा क्वेश्चन नंबर 12, क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करने वाले हैं। क्या, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कह रहा है कि कॉस ए बराबर √3/2, तो साइन 2a का मान होगा। देखिए कॉस ए की बात करते हैं, कॉस ए बराबर जो है √3/2 दिया गया है, और आपसे कहा साइन 2a का मान बताइए। कॉस ए बराबर आपको दिया गया है √3/2 है, तो साइन 2a का मान आपसे पूछ रहा है। अब आप याद करिए कि कॉस में √3/2 जो मान होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो आप कहेंगे कॉस में जो √3/2 मान होता है वो कॉस 30 का होता है। किसका होता है, कॉस 30 का होता है। यहाँ हो जाएगा कॉस ए बराबर कॉस 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा। ए की बात करेंगे तो ए का मान जो निकल कर आएगा वो 30 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। अगर कॉस ए का मान 30 अंश है तो यहाँ बात बन जाएगी क्या, साइन 2 मल्टीप्लाई 30, ये हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 का जो मान होता है, साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है बेटा। कितना होता है, √3/2 होता है। किस ऑप्शन में होगा, किस ऑप्शन में है, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या रहेगा, आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, लिखा है 1 + tan² a बटे 1 + cot² a का मान है। देखिए क्या है क्वेश्चन, 1 + tan² a क्या है, 1 + tan² a बटे 1 + cot² a है। इसका मान हमसे पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। देखिए इसको तरीके की बात करते हैं तो दो तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। इसे आप साइन बटे कॉस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, या फिर tan को आप कॉट में कन्वर्ट कर दीजिए, या कॉट को tan में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहां बात करते हैं तो 1+, देखिए ये 1+ क्या हो जाएगा, tan², इसको 1 + tan² a लिखा रहने देते हैं। यहाँ पर 1 + 1/tan², कॉट को कन्वर्ट कर दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + tan² a हो जाएगा, अपॉन में यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो tan² a रहेगा। इसे हम लिख सकते हैं क्या, 1 + tan² a ही लिख सकते हैं। अब ये आपका अंश में पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, tan² a हो जाएगा, 1 + tan² a हो जाएगा, अपॉन में क्या है, 1 + tan² a ही रहेगा। ये 1 + tan² a से 1 + tan² a कट जाएगा, तो आंसर क्या रहेगा, tan² a रहेगा। क्या रहेगा, tan² a रहेगा। किस ऑप्शन की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस प्रश्न का भी राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस प्रश्न का भी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, क्या, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे।
क्या कहता है, किस प्रकार से है, कह रहा है sin 2a बराबर 2 sin a है, sin 2a बराबर 2 sin a है, तो किस ऑप्शन से है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका ऑप्शनल तरीके से हो जाता है, ऑप्शन रख के टेस्ट कर सकते हैं इसको, इसका आंसर कौन बन सकता है, लेकिन अगर इसे सॉल्व करने की बात करें तो ध्यान रखिएगा sin 2a के फॉर्मूले को आप याद रखना पड़ेगा। sin 2a का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो 2 sin a cos a होता है। क्या होता है, 2 sin a cos a होता है, तो ये हो जाएगा 2 sin a, क्या हो जाएगा 2 sin a cos a हो जाएगा इज इक्वल टू 2 sin a हो जाएगा। देखिए 2 sin a से 2 sin a कैंसिल भी कर सकते हैं, cos a बराबर आपका 1 बचेगा, cos में जो एक मान होता है बेटा वो cos 0 का होता है, किसका होता है, 0 का होता है, तो a का मान जो होगा वो 0 होगा। किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर जो रहेगा हमारा 15 रहने वाला है। क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। लिखा है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, तो वृत्त की जो परिधि दी गई है, वृत्त की जो परिधि दी गई है आपको, उसकी बात करेंगे तो ये आपको 22 सेंटीमीटर दी गई है। ये हो जाएगा 2 पाई आर, कितना 2 पाई आर इक्वल टू 22 सेंटीमीटर है। अगर 2 पाई आर बराबर 22 है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, आर का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 22। देखिए आर का जब आप मान निकालने वाले हैं तो आर का मान हो जाएगा 22 गुणा 7/2 गुणा 22। 22 से 22 कैंसिल करिएगा तो आर का मान कितना रहेगा, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपसे कहा चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। 1/4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार में कैंसिल, तो ये 77 बटे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, कितना सॉरी यहाँ 7 से 7 कट चुका है, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, देखिए ये 4 गलत काट दिया हमने, यहाँ पर 4 आपका नहीं कटेगा, तो यहाँ पर जो बात बनेगी वो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर की रहने वाली है। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस मेथड से इस क्वेश्चन को लगाना है, हल करना है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16 कहता है एक जो कैप्सूल होता है, आपने देखा होगा दवा के कैप्सूल की बात करने वाला हूं। जो कैप्सूल होता है वो किसका संयोजन होता है, किन दो आकारों से मिलकर बना होता है, इस पर हमें बात करनी है। किस तरीके से लगाते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए यहां सॉल्व करने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि यहां पर किसी प्रकार की कोई भी त्रिज्या या फिर ऊंचाई की बात नहीं की गई है। सिर्फ हमसे कहा गया है कि जो कैप्सूल है वो किसका संयोजन होता है। तो ऑप्शन ए कहता है दो शंकुओं का। देखिए दो शंकुओं का तो संयोजन हो ही नहीं सकता। शंकु आप जानते हैं किस तरीके से बनता है, तो दो शंकुओं का संयोजन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका गलत रहेगा। फिर कहता है एक बेलन तथा दो अर्धगोलों का, ये ऑप्शन जो है वो आपका राइट रहने वाला है। एक बेलन और दो अर्धगोलों का संयोजन होता है क्या, ऑप्शन नंबर बी जो है वो रहेगा राइट आंसर। एक बेलन, देखिए एक बेलन होता है आपका एवं दो अर्धगोले, कितने, दो अर्धगोले, दो अर्धगोलों का ये आपका संयोजन होता है। एक बेलन जो हो, एक बेलन और दो अर्धगोलों का जो संयोजन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कैप्सूल कहलाता है। क्या कहलाता है, कैप्सूल कहलाता है। आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर अगर लें 17, क्या क्वेश्चन नंबर 17 पर बात करने वाले हैं। क्वेश्चन 17 क्या है, लिखा है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य तथा बहुलक 32 और 35 है तो उनका माध्य क्या होगा। फेमस क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार से इसे सीख लीजिए। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा ही जाता है और हर बार ये क्वेश्चन आता है।
आप देखिए हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। आपके लिए इसी प्रकार से श्रृंखलाएं जो है चलती रहेंगी अनवरत आपके लिए। जो 2024 में पेपर आपके हुए थे, देखिए आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 7 सेट तैयार होते हैं और उन 7 सेट में से ही आपके पास कोई ना कोई एक सेट आता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो जो 7 सेट आपके पिछले वर्ष हुए थे 2024 की परीक्षा में, वो आपके लिए लेकर आऊंगा। प्रत्येक को हम सॉल्व कराने वाले हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। एक सप्ते में आपको एक जो है टेस्ट जो पेपर है आपको देखने को मिलेगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको देखने को मिलता रहेगा। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक। अगर बात करें माध्य की तो ये माध्य जो आपको दिया गया है वो आपको 32 दिया गया है, और बहुलक की अगर बात करते हैं, बहुलक की बात करते हैं, ये आपको 35 दिया गया है। माध्य जो है 32 है और बहुलक की बात करते हैं तो आपको 35 दिया गया है। आपसे कह रहा है कि माध्यक क्या होगा। तो देखिए यहां पर अगर कंडीशन की बात करते हैं, याद रखिएगा ये आपसे ऑप्शन में डायरेक्ट भी पूछ दे सकता है कि इनमें से कौन सा सत्य है। 4 ऑप्शन बनाता है तो जो सत्य कंडीशन होती है वो आपकी ये होती है, क्या बहुलक बराबर होता है, क्या बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक होता है, क्या 3 गुना माध्यक जिसको हम माध्यिका कहते हैं, और 2 गुना माध्य होता है। ये कंडीशन जो होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये कभी कभी आपसे क्या करता है ऑप्शन में देखकर पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए ये आपकी सही कंडीशन होती है। अब हमें क्या निकालना है बेटा, माध्यक निकालना है। तो माध्यक के लिए क्या हो जाएगा, माध्य इधर आ जाएगा तो इसको लिख सकता हूं क्या, बहुलक प्लस 2 गुणा माध्यक, माध्य हो जाएगा, और बटे में जो 3 आ जाएगा वो इस तरीके से होगा। बहुलक का मान 35 रहेगा और ये हो जाएगा 2 गुणा 32 हो जाएगा, बटे में 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 35 प्लस 64 अपॉन कितना 3, ये हो जाएगा आपका 99। कितना हो जाएगा 99 अपॉन 3। तो आंसर जो बनेगा वो 33 बनने वाला है। 33 जो होगा इसका आंसर होगा। किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा बेटा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने 18वें प्रश्न पर। 18 जो प्रश्न है क्या है, लिखा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग है। देखिए बहुलक वर्ग होता है, एक आपका बहुलक वर्ग कहलाता है, एक आपका वर्ग चिन्ह कहलाता है। इन क्वेश्चंस को आपको याद रखना चाहिए। आइए यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर यहां बात करें तो लिखा है वर्ग अंतराल और बारंबारता सारणी आपके सामने दी गई है। अगर यहां सबसे अगर बात करते हैं बहुलक वर्ग की, तो बारंबारता सबसे अधिक बारंबारता की बात करेंगे। सबसे अधिक जो बारंबारता रहने वाली है बेटा क्या रहने वाली है, इस सबसे अधिक बारंबारता क्या रहेगी, 19 रहेगी। कितनी रहेगी, 19 रहेगी। जिसका बहुलक वर्ग अगर बात करेंगे अब हम बहुलक वर्ग की, तो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही हमारा क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। तो ये आपका रहेगा 15 से 20 रहने वाला है। कितना रहेगा, 15 से 20 रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बेटा इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना प्रश्न नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आपका प्रोबेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, प्रैक्टा से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, लिखा है दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 प्राप्त होने की प्रैक्टा ज्ञात कीजिए। देखिए जब बात करते हैं दो पासे हैं उनको एक साथ उछाला जाता है तो जो कुल संभव परिणाम होते हैं बेटा वो 6 की पावर 2 यानी 36 परिणाम बनते हैं। अगर हम यहां बात करें कुल संभव परिणाम की, तो कुल परिणामों की संख्या अगर बात करते हैं कुल परिणाम, तो कुल परिणाम जो होंगे वो 6 की घात 2 इक्वल टू कितने होंगे, 36 रहने वाले हैं। अब आपसे कह रहा है योगफल 10 करना है, तो यहां हम बात करने वाले हैं अनुकूल परिणाम की। किसकी, अनुकूल परिणाम जो हमें चाहिए है उसकी अगर हम बात करें तो अनुकूल परिणामों में क्या क्या आएगा। देखिए अगर योगफल आपको 10 प्राप्त करना है तो कौन कौन सी कंडीशन आपकी बन सकती हैं। पहली की बात करें तो पहली कंडीशन में कोई भी नहीं बनेगा, दूसरी में भी नहीं बनेगा, तीसरी में भी नहीं बनेगा। चौथी कंडीशन जो आपकी रहेगी वो क्या रहेगी, वो 4,
6 रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 4,6 रहेगी। उसके बाद आपकी 5,5 रहेगी। उसके बाद आपकी जो रहेगी 5,5 रहेगी। उसके बाद 6,4 रहेगी। 3 कंडीशंस जो है वो आपकी बनेगी। ये 3 कंडीशंस आपकी रहने वाली हैं। इनको आपको याद रखना है। 3 कंडीशन बनती हैं जब योगफल 10 प्राप्त होता है। जब हम योगफल की बात करते हैं तो योगफल जो है वो आपको 10 लाना है। तो 3 कंडीशन बनती हैं। कितनी बनती हैं? 3 कंडीशन आपकी ये बनने वाली है। तो हमें योगफल 10 प्राप्त होने की प्रायिकता की बात करनी है। योगफल 10 प्राप्त होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है, कुल परिणाम 36 है। इसे सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर जो बनेगा वो 1/12। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अपने ओएमआर बेस्ड क्वेश्चंस के अंतिम प्रश्न पर। 20वां प्रश्न लेते हैं और ये भी प्रश्न जो है वो आपका प्रोबेबिलिटी से संबंधित है, प्रायिकता से संबंधित है। क्या कहता है? एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, एक पासा होता, अगर एक पासे को ही आप फेंक रहे हैं तो कुल परिणाम की अगर हम बात करें, कुल परिणाम की बात करें बेटा, तो ये आपके 6 होंगे। कितने होंगे? 6 होंगे। क्यों? क्योंकि पासा जो होता है उस पर 6 तक की संख्याएं जो है वो लिखी होती हैं। क्या? 6 तक की संख्याएं लिखी होती हैं। उनमें से कोई भी एक संख्या जो है वो आपकी आती है। जब हम पासा खेलते हैं, आप पासे को जानते हैं, जो आप लोग लूडो खेलते हैं वही हमारा पासा होता है यहाँ पर। अब उसने कहा सम संख्या, यानी हमें अनुकूल परिणाम चाहिए हैं। तो सम संख्या की अगर बात करते हैं, इनमें कितनी सम संख्या है बेटा? तो आपकी 2, 3 और 2, 4 और 6 3 संख्याएं होती हैं। 3 सम संख्याएं होती हैं। तो हमें प्रायिकता चाहिए किसकी? सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। सम संख्या प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए है, प्रायिकता चाहिए है, प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए क्या बनेगा आपका ये, इसकी अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? 3/6। आंसर क्या रहेगा? 1/2। कितना रहने वाला है? 1/2। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस प्रश्न का क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए, पहले सेट में आए। इस पर हमने बात की। अब हम लोग बात करने वाले आपसे जो वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न होते हैं, जिन्हें हम लिखित पोर्शन कहते हैं। लिखित पोर्शन का जो भी भाग है उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं अपने लिखित के क्वेश्चंस को और आइए देखते हैं किस तरीके से उन प्रश्नों को हल करना था, किस तरीके से उन प्रश्नों को सॉल्व करना था। ये बढ़ते हैं आगे। देखिए, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। देखिए, प्रश्न नंबर 21 की अगर बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 21 में क्या है? सभी खंड हल करने हैं। इसमें आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे। कितने? 6 प्रश्न दिए जाएंगे और 6 के 6 प्रश्न आपको सॉल्व करने होंगे। और प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो आपका 2 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का रहने वाला है? 2 नंबर का रहने वाला है। तो ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं आपके, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। जब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आइए उस पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, अगर यहां बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया इसमें वो कह रहा है क्या? एक घन है। क्या? एक घन है। एक घन का आयतन दिया गया है 1331 सेंटीमीटर क्यूब है। तो घन की भुजा आपको बतानी है। तो यहां पर देखिए, अगर हम बात करें, मान लेते हैं क्या, माना घन की भुजा, माना घन की भुजा जो है वो आपकी क्या है? a सेंटीमीटर है। अगर बात करते हैं घन का आयतन जो होता है बेटा, घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? तो घन का आयतन जो होता है वो आपका 1331 सेंटीमीटर क्यूब होता है, दिया गया है। अब यहां पर जो घन का आयतन दिया गया है वो 1331 यानी 1331 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें घन की भुजा ज्ञात करनी है और घन का जो आयतन होता है बेटा वो भुजा क्यूब होता है, यानी यहाँ a क्यूब बराबर हो जाएगा 1331 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1331 अगर हो गया है, अब यहाँ बात करने वाले हैं क्यूब रूट की। तो 1331 का क्यूब रूट क्या होगा? तो आप क्या याद रखते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 11 गुणा 11 गुणा 11 लिख सकते हैं।
तो a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 11 की घात 3, 3 से 3 कैंसिल करेंगे, a बराबर 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो घन की जो भुजा हो गई, घन की प्रत्येक भुजा का मान, घन की प्रत्येक भुजा कितनी होगी बेटा, ये 11 सेंटीमीटर रहने वाली है। कितनी रहने वाली है, 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, किस तरीके से लगाना था, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, से आइए बात करते हैं। सबसे पहली जो बात है वो आपकी क्या है, क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। लिखा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान आपको फाइंड आउट करना है। क्या एक मूल दिया गया है 2 तो p का मान ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरीके का प्रश्न हो क्या करिएगा, उस मूल को उस समीकरण में रख दीजिए, उस इक्वेशन में x के स्थान पर रख दीजिए, आपका आंसर बनेगा। देखिए यहां क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस पी इज इक्वल टू 0। चूंकि अगर बात करें, चूंकि समीकरण का एक मूल जो है, एक मूल क्या है, 2 है। अगर ये एक मूल 2 है, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो यहां पर क्या करने वाले हैं, इसलिए x बराबर 2 समीकरण में रखने पर रख दीजिए तो हो जाएगा क्या, 2 की घात 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस पी इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा क्या, 4 प्लस 6 माइनस पी बराबर 0 हो जाएगा, 10 माइनस पी बराबर 0। पी का पक्षांतर करिए तो पी 10 बराबर पी, या कह सकता हूं पी बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना था, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 21 का थर्ड पार्ट रहने वाला है। थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6 पार्ट आपके सामने लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, आइए बात करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है cos थीटा बराबर आपको दिया गया है क्या, cos थीटा बराबर आपको दिया गया है 15/17 है। देखिए आपसे कह रहा है कि sin थीटा का मान बताइए। तो इसे दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। दो मेथड आपके क्या बन सकते हैं, एक तो आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लीजिए और तीसरी भुजा को आप फाइंड आउट कर लीजिए, या फिर आप क्या करिए, सर्वसमका का यहां पर प्रयोग करिएगा और सर्वसमका के माध्यम से भी इस प्रश्न का आंसर निकल सकता है। तो आइए हम इसे सर्वसमका से लगाने का प्रयास करते हैं। चूंकि आप जानते हैं क्या, जो साइन स्क्वायर थीटा होता है उसे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, यहां से क्या करेंगे, 1 माइनस का यहां पर रख दीजिए तो वर्ग हो जाएगा 225/289 हो जाएगा। एलसीएम लेके अगर सॉल्व करें तो 289 हो जाएगा, 289 माइनस का 225। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 64/289 हो जाएगा। अगर हम यहाँ साइन थीटा की बात करने वाले हैं तो साइन थीटा का जो मान बनेगा वो 64/289 हो जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन थीटा का जो मान आ जाएगा वो 8 अपॉन कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 8/17 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते थे, हल कर सकते थे। आइए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर रहेगा, इसका फोर्थ पार्ट रहने वाला। कह रहा है बारंबारता आपको दी गई है, इस बारंबारता सारणी का हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर मध्यमान की कंडीशन पे जाना है और मध्यमान आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ मध्यमान क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 6 2 का भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। 10 में 2 का भाग 5 आ जाएगा। 14 में 2 का भाग 7 आ जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, योग की बात करते हैं। तो योग क्या रहेगा, देखिए इनको ऐड करेंगे, 8 3 11, 11 और 6 कितना होता है, 11 और 6 17 और 3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये आपका 20 आ जाएगा। सिग्मा एफ बोलते हैं इसको हम, यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स की बात करने वाले हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, एफ और एक्स का गुणा करना है। तो 1 और 1 का गुणा 1 होता है, 2 का गुणा 3 से 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 9 तियां 27 हो जाएगा। अब आप ऐड करेंगे 7 6 13 13 और 7
20 हो जाएगा। हासिल कितनी लगेगी? 2, 2 2 4, 4 और 5 9, 9 3 12, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अगर यहाँ बात करते हैं किसकी? समांतर माध्य की। किसकी बात करने वाले हैं? समांतर माध्य की बात करने वाले हैं। तो समांतर माध्य बराबर आपका जानते हैं क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होता है? सिग्मा एफ होता है। तो 120 कितना? 120 बटे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 से 6 बार में कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या रहेगा? 6 आंसर रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 6 आंसर रहने वाला है। तो इस तरीके से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना था, हल करना था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। कहता है बिंदुओं -3, 10 और 4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए अगर बात करते हैं इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो मध्य बिंदु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए मध्य बिंदु की अगर बात करने वाले हैं तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं बेटा, उसके निर्देशांक किस तरीके से निकालते हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। x1 प्लस x2 बटे 2 जो दो बिंदु आपको दिए जाते हैं उसमें x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 कर दीजिए। तो यहाँ पर जब आप इस तरीके से देखते हैं तो पहली कंडीशन आपकी क्या बनती है कि x1 क्या रहेगा? -3 रहेगा, x2 4 रहेगा, बटे में 2 आ जाएगा। यहाँ पर 10 प्लस के 5 बटे 2। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, यहाँ 15/2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1/2, 15/2 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना था, हल करना था। आइए बात करने वाले हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न जो रहेगा हमारा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, एक बार चेक करते हैं, -3, देखिए यहाँ पर -3, 10 और 5, 4 है। सॉरी यहाँ पर उल्टा लिख गया, यहाँ पर 5, 4 है। क्या? 5, 4 है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना? यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1, 7 रहेगा। कितना रहेगा? 1, 7 रहेगा। ये इस प्रश्न का आंसर बनेगा। फॉल्ट से आपका गलत लिख गया था बिंदु, तो आंसर क्या बनेगा? 1, 7 रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 1, 7 रहेगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न जो अगला है वो कह रहा कि दो बिंदुओं यदि बिंदुओं -1, 3 एंड x, 9 के बीच की दूरी जो दी गई है वो आपको 13 मात्रक दी गई है, तो x का मान क्या होगा? देखिए अगर बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की तो ये क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर आपको क्या करना है? मान रख देना है। डिस्टेंस आपको 13 दी गई है तो ये 13 हो जाएगा, इक्वल टू √x2, x रहेगा माइनस +1 हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 9 + 3 का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ आपका रूट लगा हुआ है तो यहाँ से आपको क्या करना है? वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग करना है। जब वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 13 का वर्ग 169 हो जाएगा। यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा तो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 12 की घात 2। सॉल्व कर दीजिए तो 169 = x² + 1 प्लस का 2x प्लस 144 हो जाएगा। यहाँ से जब सॉल्व करते हैं तो देखिए 169 को उधर ले जाएंगे, बराबर में 0 हो जाएगा। तो x² + 2x प्लस 145 और माइनस के 169 बराबर कितना? 0 हो जाएगा। इस साइड आ जाइए तो ये बनेगा क्या? x² प्लस का 2x माइनस यहाँ घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा? 4 और कितना बच जाएगा? 2। 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर आपका कितना बच जाए? 2 बच जाए। 6 चौको 24 होता है तो x² प्लस के 6x माइनस 4x माइनस 24 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा x कॉमन तो x माइनस कितना? x + 6 माइनस 4 कॉमन तो x + 6 = 0 हो जाएगा। x + 6 x माइनस 4 बराबर 0। सॉरी, देखिए अब यहाँ से क्या करना है? आप प्रत्येक गुणनखंड को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की दो वैल्यू मिलेंगी आपको, एक मिलेगी 4 और एक मिलेगी -6। तो x के दो मान पॉसिबल हैं, एक 4 और एक -6। तो इस तरीके से हमारा 21वां प्रश्न था। इसमें 6 क्वेश्चंस थे और 6 के 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं 22वां प्रश्न। देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। आइए सॉल्व करते हैं।
देखिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। कह रहा है क्या कि नहीं 5 खंडों को हल कीजिए। देखिए इस सेक्शन में आपको 5 खंड हल करने हैं, कोई से भी आप 5 प्रश्न हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या है सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को लगाना है, उस पर हम बात करें, क्योंकि अब एग्जाम जो है वो आपको देना है। तो हम यहाँ सभी क्वेश्चंस को हल करेंगे, जितने भी प्रश्न हैं इस सेक्शन में उन सभी को हल करेंगे, लेकिन जो पेपर का तरीका होता है, जो पेपर में पूछने का तरीका होता है, वो किस तरीके से पेपर बनता है, किस सेक्शन से आपको कितने प्रश्न करने होते हैं, किस सेक्शन में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आप अब यहाँ से सीख सकते हैं। तो आइए यहाँ बात करते हैं सबसे पहले इस प्रश्न की। तो इस प्रश्न में क्या है लिखा है, दो ऐसे क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है, यानी 290 है। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हल करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है वो आपका द्विघात समीकरण से रहने वाला है। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं, मान लेंगे क्या, माना, अगर यहां मान ले माना दो क्रमागत क्या, दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक, मैं इसको एक को x मान लेता हूं, x तथा x प्लस 1, अगर यहाँ 1 यहाँ तो x प्लस 2 कर दीजिए, कितना कर दीजिए 2 कर दीजिए। क्यों, जब आप यहाँ एक रखेंगे, देखिए यहाँ एक रखेंगे तो यहाँ 3 मिल जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ 5 मिल जाएगा। तो विषम धन पूर्णांक की बात कर रहे थे, तो इस तरीके से आपका बनेगा। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि जिनके वर्गों का योग जो है उसे हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की साइड में लेते हैं। जिनके वर्गों का योगफल जो है बेटा वो आपको दिया गया है कितना, 290 दिया गया है, 290 दिया गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे सॉल्व करना है, हल करना है। तो देखिए किस तरीके से बात करेंगे, यहाँ होल स्क्वायर खोलिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का वर्ग करिए 4 प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 290 रहने वाला है। अब देखिए 290 को अंदर लेके आइएगा, एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 4x माइनस का प्लस का 4 माइनस का 290 अपॉन इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 4x, यहाँ जब घटाइएगा 286 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ अगर बात करें, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें 2 का डिवाइडेशन हो जाएगा। अगर 2 का डिवाइडेशन हो जाएगा तो पूरे समीकरण में 2 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ क्या करते हैं, 2 से भाग करने पर, जब आप 2 से भाग करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 एकम 2 चौक 2 3 6 इक्वल टू 0। अब 143 है, 143 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपको घटाने पर कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। तो 143 143 के ऐसे फैक्टर करते हैं तो ये आपका बनेगा 13 और 11, क्या बनेगा 13 और 11 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस के 11x माइनस 143 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से कॉमन लेंगे x, तो ये हो जाएगा x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या बना, x प्लस 13 बराबर x प्लस 13 और x माइनस 11 बराबर 0। देखिए अब यहाँ पर अगर बात करें x प्लस 13 बराबर 0 की, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस 13, जबकि यहाँ क्या कहा है कि धन पूर्णांक चाहिए, तो x का मान जो है वो 13 नहीं होगा यहाँ से। अब यहाँ x माइनस 1 इक्वल 11 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। हमसे कहा धन पूर्णांक बताने, धन विषम पूर्णांक, ठीक है, विषम धन पूर्णांक कहें या धन विषम पूर्णांक की बात करें तो ये आपके क्या हो जाएंगे, देखिए जरा, यहाँ पर मान रखते हैं 11, तो एक हो जाएगा 11 और एक हो जाएगा कितना 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न रहता है और एग्जाम में ऐसा एक प्रश्न आपके बनता ही बनता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और ये जो क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका व्रत चैप्टर से है, किससे है, व्रत चैप्टर से रहने वाला है। क्या कहा है क्वेश्चन में, जरा देखिए, लिखा है सिद्ध कीजिए दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। देखिए संकेंद्रीय वृत्त की कंडीशन है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि संकेंद्रीय वृत्त किस तरीके से होते हैं। देखिए ये आपका एक वृत्त है, इसके अंदर जो एक वृत्त होगा, ये
ये आपका एक अंदर वृत्त है। जिन दोनों का केंद्र जो होता है वो एक ही होता है, इन दोनों का केंद्र जो होता है वो एक ही होता है, तो वो हमारे क्या होते हैं, संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। अब यहाँ बड़े वृत्त की जीवा की बात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इस तरीके से मान लेता हूं ये आपकी क्या है, एक AB जो है वो जीवा है। अब उसने कहा बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर क्या होती, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। इस तरीके की कंडीशन है और इनका जो सेंटर रहेगा बेटा, जो केंद्र रहेगा वो क्या रहेगा, ओ रहेगा। अब इस प्रश्न को कैसे प्रूफ करना है, किस तरीके से करना है, आइए बात करते हैं। हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, केंद्र ओ से इस जीवा पर एक लंब डालेंगे जिसे हम ओपी नाम देते हैं। क्या देते हैं, ओपी नाम देते हैं। और ये जो है वो बड़े वृत्त की रेडियस हो जाएगी और ये वाली जो है वो आपकी छोटे वृत्त की रेडियस है। अब देखिए जो कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट से आपको इस प्रश्न को हल करना है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, रचना की अगर बात करें, क्या अगर रचना की बात करते हैं बेटा, तो रचना में हमने यहां क्या कर दिया, केंद्र केंद्र ओ से जीवा AB पर एक लंब OP खींचा। क्या, OP खींचा हमने, ठीक है, हमने इतना कर लिया है। अब अगर बात करते इस प्रश्न में उपपत्ति क्या बनने वाली है, किस तरीके से हम प्रूफ करने वाले हैं, उस पर जरा आप बात करिएगा। अब आप यहां ध्यान दीजिएगा क्या होता है, जो वृत्त की स्पर्श रेखा है, जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर क्या होती, सॉरी, वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। चूंकि यहां बात करने वाले हैं, चूंकि AB छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा है। अगर AB वृत्त की स्पर्श रेखा है तो हम कह सकते हैं क्या, इसलिए OP जो होगा वो लंब होगा किस पर, AB पर होगा। OP जो होगा यानी जब OP जो होगी वो AB पर क्या होगी, लंब रहने वाली है। क्या रहने वाली है, लंब रहने वाली है, ठीक है ना। आगे आप ये भी जानते हैं क्या, वृत्त के केंद्र से, अब यहां देखिए एक कंडीशन आपकी और होती है, क्या, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या, समद्विभाजित करता है। अब आप यहां ध्यान दीजिए, करता है, चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब यहां लंब की तो बात हो रही है क्योंकि OP लंब है किस पर, AB पर है, तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, AP बराबर क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था, यही आपको सिद्ध करना था। तो देखिए इस तरीके से इस प्रश्न को देखिए, कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में और बस लैंग्वेज के साथ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिए। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 22 का थर्ड क्वेश्चन रहने वाला है, त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन है। त्रिभुज का ये क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया आपके। कह रहा है यदि चित्र में यदि LM समांतर है CB और LN समांतर है CD तो AB AM बटे BM बराबर AN बटे DN आपको प्रूव करना है। देखिए इसको क्या कंडीशन होती है इसकी, किस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है। सबसे पहली कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, क्या, चूंकि हाँ हम अगर बात करते हैं पहली कंडीशन की किसकी, चूंकि क्या है, LM समांतर है किसके, CB के है। फर्स्ट कंडीशन की अगर बात करें, LM समांतर जो है वो किसके है, BC के है। किसके है, BC के कहें या हम CB के कहें। तो देखिए यहाँ पर जो पाइथागोरस जो आपकी त्रिभुज की आधारभूत प्रमेय होती है उस पर हम बात करने वाले हैं, किस तरीके से लगाते हैं, किस तरीके से उस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम अगर बात करते हैं AM बटे क्या हो जाएगा, AM बटे BM की बात करते हैं, MB की बात कर लेते हैं, AM बटे BM की बात कर लेते हैं, AM बटे BM कहें या AM बटे
एम बी कहें इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए एल बटे एल सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए एल बटे क्या हो जाएगा एल सी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका व्युत्क्रम कर देना है। व्युत्क्रम करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको आप व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम अगर कर देंगे तो क्या बनेगा, देखिए बेटा ये हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा एम बी बटे ए एम हो जाएगा इक्वल टू एल सी बटे ए एल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में एक जोड़ देना है, क्या, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब आप दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, देखिए ये हो जाएगा एम बी बटे ए एम हो जाएगा प्लस वन इक्वल टू एल सी बटे ए एल प्लस वन हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो एलसीएम में यहां ए एम हो जाएगा, ये हो जाएगा एम बी प्लस ए एम इक्वल टू यहां हो जाएगा ए एल, ये हो जाएगा एल सी प्लस ए एल हो जाएगा। अब देखिए इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो इसे लिख सकते हैं हम क्या, ए एम प्लस एम बी बटे ए एम है इक्वल टू यहां हो जाएगा ए एल प्लस एल सी बटे ए एल हो जाएगा। अब देखिए जरा यहां पर जो ए एम प्लस एम बी है, ए एम प्लस एम बी को क्या हम ए बी नहीं लिख सकते, आप कहेंगे जी हां इसे हम यूं लिख सकते हैं, क्या यहां पर जो आपको लिखना है वो क्या लिखना है, किस तरीके से कंडीशन बनेगी, तो ए बी बटे क्या, ए बी बटे ए एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी बटे क्या हो जाएगा ए एम हो जाएगा। देखिए यहां पर प्रूफ करने की अगर बात करते हैं तो प्रूफ में यहां पर थोड़ा मिस्टेक है आपकी, क्या दिया गया है आपको, चलिए देखते हैं, आगे हम बात करेंगे। यहां पर ए एम बटे बी एम की बात कर रहा है, तो यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या ए बी, क्या हो जाएगा, इसे हम ए बी बटे क्या लिख सकते हैं, ए एम लिख सकते हैं इक्वल टू ए एल प्लस एल सी, ए एल प्लस एल सी को हम लिख सकते हैं ए सी बटे क्या ए एल लिख सकते हैं। ये कंडीशन जो है वो आपकी बनेगी, क्या बनेगी, इस कंडीशन के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, ये कंडीशन आपकी बनने वाली है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम फिर व्युत्क्रम अगर करें तो इसको ए एम बटे ए बी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा ए एल बटे ए सी हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए, क्या, इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए। अब अगर हम बात करें आगे, इस क्वेश्चन को आगे किस तरीके से आप देखते हैं, तो दूसरी कंडीशन में भी आपसे क्या कहा गया है कि एल जो है वो समांतर है किसके, सी डी के है। एल जो है समांतर है सी डी के, तो किस तरीके से आप देखते हैं, एल समांतर है किसके, सी डी के, तो क्या कंडीशन बना सकते हैं आप देखिए, यहां पर हो जाएगा क्या ए एन बटे एन डी हो जाएगा इक्वल टू में इसे लिख सकते हैं ए एल बटे एल सी, ठीक है। इसको पलट दीजिए, व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा एन डी बटे ए एन इक्वल टू एल सी बटे ए एल हो जाएगा। एक जोड़ दीजिए तो एन डी बटे ए एन हो जाएगा प्लस वन इक्वल टू एल सी बटे ए एल प्लस वन हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ए एन प्लस एन डी बटे ए एन इक्वल टू ए एल प्लस एल सी बटे ए एल हो जाएगा। देखिए ए एन प्लस एन डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ए डी बटे ए एन, इसको लिख सकते हैं ए सी बटे ए एल, तो इसको पलट दीजिए तो हो जाएगा ए एन बटे ए डी इक्वल टू ए एल बटे ए सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अब आपसे क्या कहा है, किस तरीके से आपसे बोला है, उस पर जरा आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर बात करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, क्या, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब यहां देखिए, यहां क्या है, ए एल बटे ए सी है, यहां पर भी क्या है, ए एल बटे ए सी है, तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए एम, क्या, ए एम बटे ए बी इक्वल टू हो जाएगा क्या, ए एन बटे ए डी। देखिए यहां पर ए डी, ठीक है ना, हाँ ए डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। तो ये है जो आपका बनने वाला है, इस तरीके से यहां पर आपकी कंडीशन जो है वो बनेगी। देखिए यहां पर ए एम बटे बी एम है, क्या है, ए एम बटे बी एम है। देखिए क्वेश्चन में कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है, ए एम बटे
bm आ रहा है, क्या am बटे bm आ रहा है, जबकि ये कंडीशन आपकी नहीं होगी। यहां पर जो कंडीशन आपकी बेटा है वो आपकी आनी चाहिए an बटे, क्या यहां पर ये क्वेश्चन ही मिस्टेक है, यहां पर आना चाहिए am बटे ab, क्या am बटे ab होगा और यहां पर जो होगा वो ad होगा, ये क्वेश्चन आपका होगा। यहां पर मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफॉल्ट है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो कंडीशन है वो आपकी ये रहने वाली है, ये आपका यहाँ से प्रूफ होता है, यही आंसर आपका सही है, इस तरीके से ये आंसर आपका बनने वाला है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर रहेगा आपका क्या, फोर्थ पार्ट रहने वाला है। क्वेश्चन क्या है, लिखा है द्विघात बहुपद दिया गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना, पहले इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करेंगे तो 10 के ऐसे फैक्टर जोड़ने पर 7 हो जाए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस के 10। यहां से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x कॉमन मिलेगा, x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 5 हो जाएगा, ये आपका x प्लस 5 और क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। अब शून्य की बात करते हैं तो बेटा शून्य की बात करेंगे तो शून्य के लिए बहुपद का जो मान होता है वो आपका शून्य होता है, बहुपद का मान शून्य होगा। अगर शून्य होगा तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इसे लिख सकता, इससे हो जाएगा क्या x बराबर -5 हो जाएगा। ऐसे करके x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर -2 रहेगा, क्या रहेगा -2 रहने वाला है। अब अगर -2 अगर ये आया है तो यहाँ कह रहा है कि संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो आप जानते हैं ये क्या होता है, -x का गुणांक क्या होता है, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है। तो यहाँ शून्यकों का गुण योगफल की बात है तो इन्हें ऐड करेंगे तो -5 -2 और यहाँ -x का गुणांक क्या है, x का गुणांक कितना है 7 है और बटे x स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 रहेगा, तो इन्हें ऐड करिएगा तो -7 इक्वल टू -7, ये आपका यहाँ बनता है। इसके बाद अगर बात करें शून्यकों का गुणनफल, क्या शून्यकों का गुणनफल, तो ये क्या होता है, ये होता है बेटा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद दोनों का गुणा कर देना तो -5 गुणा -2 इक्वल टू अचर पद कितना आपका 10 बटे 1, तो ये हो जाएगा 10। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 बराबर 10। ये हमारे संबंध की सत्यता की जांच होती है, इस तरीके से क्वेश्चन को हम लगाते हैं। आइए इस सेक्शन के, इस 22वें सेक्शन के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं इसका अंतिम प्रश्न। देखिए एक क्वेश्चन इसका और है भी, देखिए ये हमारा रहेगा आज का प्रश्न है। देखिए कहते हैं क्या, वर्ग अंतराल दिया गया है आपको, बारंबारता सारणी दी गई है, माध्यक यानी माध्यिका आपको फाइंड आउट करनी है। तो किस तरीके से माध्यिका निकालते हैं, सबसे पहले जो बारंबारता होती है उसकी हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता फाइंड आउट करते हैं। तो संचयी बारंबारता की बात करेंगे, आपका 2 हो जाएगा, ऐड कर देखिए क्रॉस जोड़ते हैं तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 7 और 6 13 हो जाएगा, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, 10 10 और 8 18, ठीक है। n का मान यहाँ कितना रहेगा 18 रहेगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, n बटे 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो n बटे 2 हो जाएगा कितना 9। नौवां पद चाहिए आपको, क्या चाहिए, नौवां पद चाहिए। तो नौवां पद जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, इस 13 वाले सेक्शन में मिलने वाला, तो ये आपका कैपिटल F बन जाएगा, ये आपका स्मॉल f बनेगा और यहाँ की बात करते हैं तो ये L1 और L2 रहेगा। अब देखिए बात करते हैं माध्यिका की, किसकी बात करते हैं, माध्यिका की बात करते हैं। तो माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f और n बटे 2 माइनस कैपिटल F, ये फॉर्मूला होता है। L1 की बात करते हैं बेटा तो 20 हो जाएगा, प्लस L2 30 माइनस का 20 बटे F की बात करेंगे तो 7 और n बटे 2 9 माइनस कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 20 प्लस यहाँ 10 बटे 7 और यहाँ बचेगा कितना 3, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10 तो यहाँ 30 बटे 7। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा 7 140 प्लस 30 170 बटे कितना 7, भाग कर दीजिए, 7 एकम 7 7 दूनी 14 हो जाएगा, कितना बच जाएगा 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौकू 28
2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 अट्ठी 56। तो इस तरीके से प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 24.28 रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 24.28 कहें, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 24.3 भी हो जाएगा। कितना? 24.3। 8 को 1 मानकर आप ऐड करेंगे तो 24.3 भी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं इस अपने 22 क्वेश्चंस के अंतिम प्रश्न को लेते हैं और सॉल्व करते हैं उस प्रश्न को भी। देखिए, बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लेके लिखा है, एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदें हैं। एक थैला है, उस थैले में 5 लाल गेंद हैं और कुछ नीली गेंदें हैं। इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। तो थैले में नीली गेंदों की संख्या क्या है, ये हमें फाइंड आउट करनी है बेटा। देखिए किस तरीके से प्रायिकता का सवाल है आपका, प्रोबेबिलिटी से ये क्वेश्चन है, किस तरीके से लगाना है आइए बात करते हैं। अगर यहाँ बात करें, हाँ आपसे देखिए पहले आपको दिया गया है लाल गेंद। जो लाल गेंदों की संख्या है बेटा, वो लाल गेंदों की संख्या जो है वो कितनी है? 5 है। और कुछ नीली गेंदें हैं तो हम यहाँ मान लेते हैं नीली गेंद बराबर x मान लीजिए। अब अगर थैले में 5 लाल गेंद हैं और कुछ नीली गेंदें यानी x नीली गेंदें हैं, तो थैले में गेंदों की संख्या क्या बनने वाली है? थैले में कुल गेंद बराबर, थैले में कुल गेंद बराबर हो जाएगा 5 + x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 + x जो होगा वो थैले में कुल गेंद हो जाएगी। अब आपसे क्या कहा गया है उस कंडीशन की बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, अगर हम बात करें लाल गेंद की प्रायिकता की, सबसे पहले हम बात करें लाल गेंद की प्रायिकता। लाल गेंद की प्रायिकता की अगर बात करें तो आप जानते हैं लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 5 रहेगी और कुल परिणाम आपके कितने रहेंगे? 5 + x रहेंगे। ये हो जाएगा। अब आपसे कहा नीली गेंद के लिए, तो आप नीली गेंद की बात करेंगे। नीली गेंद की प्रायिकता, देखिए नीली गेंद की बात करेंगे तो इसमें भी अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम x है और बटे में कितना? 5 + x हो जाएगा। ये कंडीशन है। अब आपसे एक लाइन में कहा है नीली गेंद निकालने की प्रायिकता जो है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। तो आप प्रश्नानुसार यहाँ देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहता है नीली गेंद निकालने की प्रायिकता जो है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। 2 × 5/5 + x हो जाएगा। ठीक है ना? इसे लिख सकता हूं x बटे 5 + x इज इक्वल टू 10 बटे 5 + x। ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो नीली जो गेंदें हैं, नीली गेंदों की जो संख्या आएगी, नीली गेंदों की जो संख्या रहने वाली है प्यारे बच्चों, वो आपकी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो इस प्रश्न को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। आइए अब हम आगे बात करने वाले हैं जो आपके 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। 6 नंबर के आपसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न? 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें से आपको 3 प्रश्न करने होते हैं। 6 प्रश्न आपको पेपर में दिए जाएंगे जिनमें से आपको 3 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने होंगे। आइए बात करते हैं आपसे अगले सेक्शन पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। इसका फर्स्ट पार्ट लेने वाले हैं। 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं इसमें, जिसमें से कोई एक आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कहता है? 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये आपका। मान लेता हूं माना दोनों वर्गों की भुजाएं जो हैं x तथा y मीटर है। x तथा क्या है? y मीटर है। कितनी है? x और y मीटर है। अब उसने ये कह दिया आपसे, प्रश्न में क्या कहा? फर्स्ट शर्त की बात करते हैं, फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। कह रहा है कि वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, वर्गों
के क्षेत्रफलों का योगफल आपको जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 157 मीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन डेट दे दिया गया है। अब आपसे कहना क्या है, देखिए अब आप जानते हैं जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों वो भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। दो वर्ग आपके सामने हैं तो एक वर्ग के लिए आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे वर्ग के लिए वाई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 157। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। अब देखिए आगे क्या कहा, परिमापों का अंतर दिया गया है। क्या, वर्गों के, क्या वर्गों के परिमापों का अंतर ये आपको दिया गया है 68 मीटर स्क्वायर। कितना दिया गया है, 68 मीटर स्क्वायर दिया गया है, गिवन दैट है। अब अगर परिमापों का अंतर दिया गया है तो वर्ग का परिमाप जो होता है प्यारे बच्चों 4 इंटू भुजा होता है। क्या होता है, 4 इंटू भुजा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, 4x माइनस के 4y इज इक्वल टू 68। 4 से डिवाइडेशन कर दीजिए तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 17। यहाँ से x का अगर मान निकालते हैं तो 17 प्लस वाई, इसे इक्वेशन नंबर हम 2 कह सकते हैं। कितनी कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इस x के मान को उठाकर समीकरण 1 पर रख देना है। तो यहां लिख सकते हैं क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए x की जगह। तो क्या हो जाएगा, इसे लिख सकता हूं 17 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 157 हो जाएगा आपका। अब यहाँ क्या करना है, होल स्क्वायर को खोल देना है। देखिए बात करते हैं आगे, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ हो जाएगा क्या, a स्क्वायर 17 का वर्ग प्लस बी स्क्वायर बाई का वर्ग, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 34 का बाई प्लस का बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 157 रहेगा। देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 289 प्लस 2y स्क्वायर प्लस का 34y बराबर में 157 हो जाएगा। इसको लिख सकता हूँ 2y स्क्वायर प्लस के 34y प्लस 289 माइनस का 157 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2y स्क्वायर प्लस के 34y हो जाएगा। यहाँ से आप घटाइएगा तो 9 में से 7 घटाएंगे 2 बच जाएगा, 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा और ये 132 हो जाएगा। 2 से डिवाइडेशन हो रहा है तो 2 का भाग कर दीजिए, 2 का भाग कर दे पर 2 का भाग कर दीजिए तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के 17y प्लस के 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 66 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर कितना हो जाए, 17 हो जाए, 11 छिन 66 होता है, वाई स्क्वायर प्लस के 11y प्लस के 6y प्लस के 66 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पर परिमापों का योगफल दिया गया है। देखिए यहाँ पर मिस्टेक थोड़ी ये हुई है, परिमापों का योगफल है, अंतर नहीं है बेटा। क्या, योगफल है, अंतर नहीं है। तो यहाँ पर क्या रहना चाहिए, योगफल रहेगा। क्या रहेगा, योगफल रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ योगफल की बात हो रही है तो ये आपका योगफल हो जाएगा। यहाँ से आप माइनस का चिन्ह आने वाला है, किसका आने वाला है, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। देखिए ये इस तरीके से, तो यहाँ माइनस 2ab हो जाएगा। क्या, माइनस 2ab, यहाँ पर भी माइनस 2ab, ये माइनस 2ab और ये माइनस 2ab हो जाएगा। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस चिन्ह आएगा। क्या आएगा, माइनस का आएगा। अब ठीक है, अब यहाँ से आप जब सॉल्व करने वाले हैं तो y माइनस 11 हो जाएगा। यहाँ से 6 कॉमन लीजिए तो y माइनस 11 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो y माइनस 11 और ये हो जाएगा y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आंसर में देखिए y के दो मान पॉसिबल है, एक 6 हो जाएगा एंड एक 11 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा एंड एक 11 हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं, देखिए समीकरण 1 से, क्या, समीकरण 1 से बात करते हैं। तो समीकरण 1 में अगर हम बात करें x बराबर, जब आप 6 लेते हैं समीकरण 1 से y बराबर 6 से, तो x का मान कितना आ जाएगा, 17 है,
-6 इक्वल टू 11 हो जाएगा। एक्स वाई बराबर अगर 11 लेते हैं तो एक्स बराबर 17 - 11 यानी 6 आ जाएगा। तो वर्गों की जो भुजाएं हैं, वर्गों की भुजाओं की बात अगर करें तो 6 एंड कितनी रहेंगी, 11 मीटर रहने वाली हैं। 6 मीटर एंड 11 मीटर जो है वो वर्ग की भुजाएं हो जाएंगी। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका बनता है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपका रहने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन था आपका, इस तरीके से इस प्रश्न को लगाना था, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, अगला प्रश्न लेंगे। अगला जो प्रश्न हमारा रहने वाला है, प्रश्न नंबर रहेगा आपका 24 का और का क्वेश्चन, जो अथवा में आता है आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको करना होता है, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा चुका हूं। लिखा है एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने में 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे, किस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना है, आइए उस पर बात करते हैं। एक नाव की शांत जल में चाल, एक नाव है, नाव की शांत जल में जो चाल दी गई है आपको, वो दी गई है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां हम मान लेते हैं क्या धारा की जो चाल है, पानी जो बह रहा है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा है। धारा की दिशा में जब आप जाएंगे तो चाल जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो चाल जो है वो आपकी घट जाएगी। अगर बात करते हैं यहाँ प्रश्न में धारा की दिशा में क्या, या धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, सॉरी धारा के अनुकूल, या लिख सकते हैं धारा की दिशा में चाल। जब धारा के अनुकूल या धारा की दिशा की बात करेंगे तो ये चाल आपकी ऐड हो जाएगी, तो 18 + x किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं धारा के प्रतिकूल, इसको हम लिख सकते हैं धारा के विरुद्ध दिशा में या विपरीत दिशा में, तो ये जो हो जाएगा वो 18 - x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये है। अब सवाल में कहा 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो पहले हम अगर बात करते हैं धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जाने में लगा समय, जाने में लगा समय ये हो जाएगा 24/18 + x घंटा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो ये हो जाएगा आपका 24/18 - x हो जाएगा, ये आपका घंटा हो जाएगा। अब कह रहा है कि धारा के विरुद्ध, देखिए यहां पर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन की भाषा क्या है। कह रहा है धारा के विरुद्ध जाने में और धारा की दिशा में आने में 1 घंटा कम समय लेता है। यानी जो धारा की दिशा में जाने में समय लगता है वो पहले से 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है ना। तो किस तरीके से इस कंडीशन को आपको यहां लिखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है और यहीं से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। यानी आप देखिए यहां पर 24/18 + x इक्वल टू हो जाएगा 24/18 - x इक्वल टू -1, क्योंकि इस समय से इस समय को 1 घंटा कम समय लेना है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसको उधर भेज दीजिए तो ये आ जाएगा, इधर हो जाएगा 24/18 - x माइनस के 24/18 + x, और ये 1 आएगा इधर तो हो जाएगा प्लस का।
तो ये कंडीशन आप बना सकते हैं। यहाँ से एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम आएगा 18 प्लस एक्स एंड 18 माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए सॉल्व करेंगे तो ये आपका 24 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स एंड माइनस के 18 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ देखिए 18 से 18 कैंसिल, ये हो जाएगा 2x, तो 2x 24 दूनी 48x बटे, यहाँ जब आप वर्गांतर a प्लस बी a माइनस बी की कंडीशन है तो यहाँ लिख सकते हैं 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/1, क्रॉस गुणा करिएगा तो 48x बराबर 30, 324 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। 324 के ऐसे फैक्टर करिएगा, 324 के ऐसे फैक्टर करिएगा कि घटाने पर आपका कितना बच जाए, 48 बच जाए। अब घटाने पर 48 बचाना है तो देखिए इसे किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपका क्या बन सकता है, देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, शायद 54 और 6 बन सकता है। क्या 54 और 6 बन सकता है। देखिए 54 की बात करते हैं और 6 का गुणा करेंगे, देखिए ये आपका हो जाएगा 6 चौको 24 और 6 पंचे 30 और 2 32, 324। ठीक है, यही आपका रहेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन लीजिएगा, जब आप x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 54 एंड माइनस का 6 एंड x माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 54 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 54 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको जब 0 के बराबर रखिएगा नेगेटिव वैल्यू देगा, जो कि हमें इनमें सवालों में इंक्लूड करना पड़ता है, इनको नहीं लेना पड़ता है। तो यहाँ धारा की जो चाल हो जाएगी प्यारे बच्चों, धारा की जो चाल बनेगी वो आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। कितनी रहने वाली है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगी वो धारा की चाल हो जाएगी। इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना था, हल करना था। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर रहेगा आपका 24। जो पिछला क्वेश्चन था वो आपका 23 नंबर का क्वेश्चन था। यहां पर अगर बात करते हैं तो 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपके सामने एक बार आप पढ़ लीजिए। क्या कहता है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। एक पेडेस्टल है, उस पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। कितना है, 60 अंश है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई जो है वो आपको याद करनी है। आइए यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्या कहता है जरा देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। पहले हम इसका डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। पेडेस्टल के शिखर पर 1.6, देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो आपका एक पेडेस्टल मान लीजिए, एक पेडेस्टल की बात करते हैं, ये आपका क्या है, एक पेडेस्टल है। देखिए ये पेडेस्टल है, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। ये आपकी मूर्ति हो जाएगी, कोई मूर्ति मान लीजिए आपकी कोई PQ है, ठीक है, और ये आपका कोई बिंदु R है। पेडेस्टल की ऊंचाई तो आपको निकालनी है, तो 1.6 मीटर ऊंची क्या है, एक मूर्ति है। इसे आप ध्यान में दीजिएगा। आगे कहता भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के भूमि पर कोई एक बिंदु है, मान लीजिए भूमि पर कोई बिंदु S है। क्या है, S है। क्या है, S है। मूर्ति के भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश आपको दिया गया। कितना दिया गया है, 60 अंश दिया गया है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। और ये जो दिया गया है यहाँ से ये वाला, ये आपका 45 डिग्री है। तो कहता है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो, H निकालना है आपको। इसको हम X डिनोट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी H है और ये जो है वो आपकी कितनी हो जाएगी, ये H प्लस 1.6 ये आपकी रहने वाली है मीटर। ठीक है ना, ये हमारा डायग्राम है। इस डायग्राम से अब आपको क्या करना है, प्रश्न को हल करना है, प्रश्न को सॉल्व करना है। आइए बात करते हैं आपसे इस प्रश्न पर। सबसे पहले यहां पर मान लीजिए, मानते हैं क्या, माना पेडेस्टल जो है हमारा, पेडेस्टल की जो ऊंचाई है, पेडेस्टल की ऊंचाई ये क्या है,
एच मीटर है। क्या है? एच मीटर है। जो पेडिस्टल है हमारा क्यू आर, इसकी ऊंचाई क्या है? एच मीटर है। अब देखिए कंडीशन, एक एक त्रिभुज को लेकर चलते हैं, एक एक एंगल की बात करते हैं, एक एक एंगल को लेकर सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं समकोण त्रिभुज। क्या? समकोण त्रिभुज क्यू आर एस में। पहले बात करें क्यू आर एस, ये कितने एंगल का है? ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार h बटे एक्स कर दीजिए। tan 45 इक्वल टू h बटे एक्स हो जाएगा। x का मान बेटा कितना आ जाएगा? h आ जाएगा। x बराबर क्या है? h है। अब देखिए आगे अगर हम बात करते हैं तो दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा जो त्रिभुज रहेगा वो समकोण त्रिभुज पी आर एस में। देखिए पी आर एस की बात करने वाले हैं। जो एंगल है वो कितना है बेटा? 60 डिग्री का है। कितने का है? 60 डिग्री का है। तो ये हो जाएगा tan 60 इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब भुजा की बात करेंगे तो 1h प्लस 1.6 अपॉन एक्स हो जाएगा। अब देखिए अगर यहां बात करें tan 60 का मान आप जानते हैं √3 होता है, इक्वल टू h प्लस 1.6 अपॉन एक्स हो जाएगा। क्रॉस गुणा करते हैं तो √3 x इक्वल टू h प्लस 1.6 हो जाएगा। अब देखिए यहां x का मान रख दीजिए। x का मान रखने पर अब आप जानते हैं x का मान क्या है? x का मान क्या है? h है। तो ये हो जाएगा √3h और इस h को पक्षांतर करिएगा तो -h बराबर 1.6। यहां से h कॉमन लेंगे तो √3 - 1 इक्वल टू 1.6, h इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 - 1। ये कंडीशन आपकी बनके तैयार होती है। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर परमीकरण कर देना है। परमीकरण करते हैं तो आप जानते हैं चिन्ह बदल जाता है, तो चिन्ह बदल के हमें क्या कर देना है? गुणा कर देना है। अब देखिए ये हो जाएगा h इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, यहाँ देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस की कंडीशन है तो यहाँ हो जाएगा 3 - 1। तो h की बात करेंगे तो h बराबर 1.6 √3 का मान 1.732 माइनस 1 हो जाएगा अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है ना? इसे हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं 0.8 बार में, तो h बराबर होगा 0.8 मल्टीप्लाई यहाँ घटा दीजिए तो 0.732 बच जाएगा। अब आप गुणा कर दीजिए। जब आप गुणा करेंगे देखिए क्या बनेगा? 8 दूनी 16, 8 या 24, 24 और 1 25, 8 सत्ते 56, कितना? 8 सत्ते 56 हो जाएगा। 56 हो जाएगा तो 56 और 2 कितना हो जाएगा? 56 और 2 58 हो जाएगा। अब पॉइंट की बात करते हैं तो पॉइंट कितने अंकों के बाद लगने वाला है? पॉइंट जो है वो आपका 4 अंकों के बाद लग जाएगा। तो पॉइंट तो यहाँ पर आने वाला है, ये पेडिस्टल की ऊंचाई रहने वाली है। क्या? पेडिस्टल की जो ऊंचाई हो जाएगी वो आपकी ये बनने वाली है। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार क्वेश्चन ये था आपका। तो h का मान, वैसे आंसर इसका आपका जो बताएं आंसर क्या रहना चाहिए? ये आंसर आपका, ये भी आंसर सही है, लेकिन अगर यहाँ बात करें अगर हम आंसर की तो देखिए इसको हम बना सकते हैं। क्या? इसको हम लिख सकते हैं h बराबर क्या? h बराबर 1.6 √3, सॉरी √3 प्लस 1 है, सॉरी √3 प्लस 1 है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो √3 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 2। इसे आप कैंसिल कर सकते हैं 8 बार। ठीक है, तो h बराबर हो जाएगा 0.8 और √3 प्लस 1 मीटर। ये भी आपका आंसर होता है। अगर इसको आपको आगे सॉल्व करना है, आगे हल करना है तो कैसे? देखिए √3 का जो मान है उसको आप रख दीजिए 1.73। क्या? 1.732 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ h बराबर 0.8 मल्टीप्लाई, इसे हम लिख सकते हैं 2.732 हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए तो 2 8 16 हो जाएगा, 3 8 24, 24 और 1 25 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 56 और 2 58 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 और 5 21 होता है, 16 5 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 हो जाएगा। पॉइंट 1 2 3 4 अंक बाद लगेगा तो ये रहेगा। तो इसको लिख सकते h बराबर 2.2 मीटर। ये हम इसे लिख सकते हैं, इस तरीके से ये आपका बन सकता है।
तो ये था आज का ये प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से ही है। आइए उसको भी सॉल्व करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से प्रश्न हल होने वाला है। आइए देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर रहेगा 24 का अथवा वाला पार्ट है। कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। देखिए बात करते हैं पहले डायग्राम की। तो इसका चित्र क्या बन सकता है। देखिए ये आपकी क्या है, 80 मीटर चौड़ी जो है वो मैं एक सड़क मान लेता हूं। ये आपकी 80 मीटर चौड़ी जो है वो क्या है, एक सड़क है। ठीक है, समान ऊंचाई के दो खंबे लगे हुए हैं, तो इसे ये समान ऊंचाई के दो खंबे मान लेता हूं। ये आपके समान ऊंचाई के दो खंबे हैं। इनकी ऊंचाई क्या है, एच है। क्या है, एच है। एक खंबा आपका ए बी है और दूसरा खंबा जो है वो आपका सी डी हो जाएगा। भूमि पर एक बिंदु है। भूमि पर क्या है, एक बिंदु है जिसके उन्नयन कोण क्रम से दिए गए हैं 60 अंश और 30 अंश हैं। तो यहां मान लीजिए इससे खंबा ए बी से बनने वाला जो एंगल है वो आपका कितना रहेगा, ये मान लेता हूं आपका कितना है। देखिए अगर यहां बात करें खंबे ए बी से बनने वाला जो एंगल है वो आपका 60 अंश का है। कितना है, ये आपका 60 अंश है। कितना है, 60 है। और सी डी से बनने वाला जो एंगल है वो आपका कितना है, 30 अंश है। कितना है, 30 अंश है। और ये बिंदु जो है वो आपका ओ है। कितना है, ओ है। तो यहाँ देखिए अब 80 मीटर चौड़ी सड़क है। अगर 80 मीटर चौड़ी सड़क है तो इसे मैं मान सकता हूं क्या, इसे मैं मान सकता हूं क्या, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, इसको x मान लीजिए। यहां से यहां तक की दूरी को x मान सकते हैं। तो ये आपका 80 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका डायग्राम था। इस तरीके से प्रश्न को आपका चित्र बनाना था। ये आपका बन के तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें दूरी निकालनी है और ऊंचाई निकालनी है। तो यहां पर मान लेते हैं, माना माना खंभों की ऊंचाई बराबर कितनी है, h मीटर है। कितनी है, h मीटर खंभों की क्या है, ऊंचाई है। अब देखिए अगर बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज जो लेंगे हम, वो समकोण त्रिभुज लेने वाले हैं सी डी ओ में। सी डी ओ की बात करेंगे तो यहाँ जो हो जाएगा वो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा h बटे x हो जाएगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब भुजा का मान क्या रहेगा, h रहेगा। आधार भुजा का मान x। यहाँ हो जाएगा √3 इक्वल 1/√3 इक्वल टू h बटे x। क्रॉस गुणा कर दीजिए तो x बराबर √3h हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। क्या कह दीजिए, 1 कह दीजिए। अब आगे अगर बात करते हैं तो अगला जो पॉइंट हमारा रहेगा समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए बी ओ में। ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू h बटे 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, h बटे 80 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं √3h इक्वल टू सॉरी 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 यहाँ पर ये हो जाएगा √3 इक्वल टू h बटे 80 माइनस एक्स हो जाएगा। क्रॉस गुणा करिएगा तो h बराबर √3 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर x का मान रख देना है। समीकरण 1 से x का मान रखने पर रख दीजिए तो हो जाएगा h बराबर √3 80 माइनस √3h। गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा h बराबर 80 √3 माइनस का ये √3 का √3 में तो 3h हो जाएगा। आगे ले आइए तो ये हो जाएगा 3h बराबर 80 √3। इसे लिख सकता हूं 4h इक्वल टू 80 √3। h का मान निकालिएगा तो 80 √3 बटे 4 ये हो जाएगा 20√3 मीटर। तो जो खंभों की ऊंचाई है वो 20√3 मीटर ऊंचा है। क्या है, 20.3
20√3 मीटर ऊंचा जो है वो खंभों की ऊंचाई हो जाएगी, या फिर इसे आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर बात करते हैं समीकरण 1 में, क्या समीकरण 1 में h का मान रखने पर, जब आप समीकरण 1 में h का मान रखते हैं तो x बराबर √3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 20√3 हो जाएगा। तो देखिए हो जाएगा 20×3=60, कितना हो जाएगा, 20×3=60 मीटर हो जाएगा। देखिए √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का गुणा 20 में करेंगे तो 20×3=60 हो जाएगा। अब हमें बता रहा था कि खंभों से उस बिंदु की दूरी बतानी है, तो देखिए बात करते हैं खंभा AB से बिंदु O की दूरी, ये क्या थी आपकी, 80 - x थी, तो ये हो जाएगा 80 - 60 इक्वल टू कितनी, 20 मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें खंभा CD से बिंदु O की दूरी, अब खंभा CD से बिंदु O की दूरी की बात करने वाले हैं, तो x थी, x का मान कितना आ गया, 60, तो ये आपकी 60 मीटर हो जाएगी। और दोनों खंभों की ऊंचाई ये क्या थी आपकी, क्या हो जाएगी, 20√3 मीटर हो जाएगी। ये प्रश्न था आपका, इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है आपकी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और इस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का ये अंतिम प्रश्न रहने वाला है। प्रश्न नंबर 25, इसके 2 सेक्शन है आपके, दो में से कोई एक सेक्शन आपको करना है, लेकिन हम आपको यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं, प्रश्न को हल करा रहे हैं, तो आपको पूरा पेपर ही सॉल्व करना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एक जूस बेचने वाला है, एक जूस का ठेला लगाता हुआ आदमी है जो जूस बेचता है, अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलासों की धारता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो गिलास की आभासी धारता एवं वास्तविक धारता ज्ञात कीजिए। देखिए, और पाई का मान आपको दिया गया है 3.14 है। किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो गिलास है उसकी बात हम आपके सामने करने वाले हैं। जो गिलास का आकार है वो आप थोड़ा देख लीजिए। ये हमारा क्या है, गिलास है, क्या है, गिलास है। इस गिलास की आपसे बात हो रही है। यहाँ पर इस तरीके से जो है वो गिलास का आकार है, ये यहाँ पर बात करते हैं, ये आपका गिलास रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर बेलनाकार है ये गिलास, तो देखिए इस तरीके से आपका हो जाएगा, ये हमारा क्या है, गिलास है। अब यहाँ पर आपको बात करनी है क्या, इस गिलास की ऊंचाई जो दी गई है बेटा वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। और त्रिज्या की बात करते हैं तो त्रिज्या आपको दी गई है क्या, जो आंतरिक व्यास दिया गया बेटा वो 5 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास है। तो देखिए त्रिज्या क्या बन जाएगी। अब अगर बात करते हैं आपसे, यहाँ देखिए त्रिज्या की, अर्धगोले की त्रिज्या या फिर कहें बेलन की त्रिज्या, यहाँ पर एक बात हो जाएगी। तो त्रिज्या की अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, तो त्रिज्या अगर बात करें r बराबर ये आपका 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ऊंचाई की बात करते हैं, h का मान निकालते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपकी कंडीशन है, इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। अगर हम फर्स्ट कंडीशन में आपसे बात करें कि गिलास की जो आभासी धारता है वो क्या हो जाएगी, तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले गिलास की आभासी धारता की बात करेंगे तो ये πr² h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, πr² h हो जाएगा। कि जो आपका गिलास है वो बेलन के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है। तो देखिए बात करते πr², पाई का मान आपको दिया गया है 3.14 5/2 मल्टीप्लाई 5/2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना है, 10 है। अब देखिए यहाँ 2 से अगर ब्रेक करते हैं, 2 से ये 5 बार में कैंसिल करेंगे, 2 से इसको काट देंगे, 1.57, तो ये हो जाएगा 1.57 मल्टीप्लाई 25 and 5, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ गुणा कर दीजिए,
तो 25 का पहले गुणा करते हैं, 25 सत्ते 175 होता है, हासिल लग जाएगी कितनी 17, 25 पंचे 125 और 17 कितना हो जाएगा 7 5 12 142 हो जाएगा, हासिल 14 लग जाएगी, 25 से कम 25 और 14 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। दशमलव लगाएंगे तो 2 पॉइंट बाद आ जाएगा इंटू 5, गुणा कर दीजिए 5 25 5 दूनी 10 तो 12, 5 निम 45 45 और 1 46 हो जाएगा, 5 3 15 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 196.25 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो आभासी धारता रहने वाली है। क्या रहने वाली है? आभासी धारता रहने वाली है। अब देखिए इसमें आभासी धारता की बात किए, अब इसमें यहाँ पर नीचे क्या है, एक अर्धगोला बना हुआ है। एक अर्धगोला बना हुआ है तो इस अर्धगोले का आयतन भी हमें पता करना चाहिए। अर्धगोले का आयतन निकालने वाले हैं। अर्धगोले का क्या आयतन? तो अर्धगोले का आयतन आप जानते हैं क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, हो जाएगा 2/3, पाई की जगह 3.14 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 5/2 हो जाएगा। देखिए 2 से एक बार 2 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 2 से ये कट जाएगा, तो देखिए क्या आएगा 1.57 मल्टीप्लाई कितना 25 गुणा 5 बटे में कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये आपका रहेगा। अब देखिए अभी जो हमने मल्टीप्लाई किया, जो गुणा किया, वो आपका क्या था, ये था आपका कितना 196.25, 196 पॉइंट कितना था 25 था, तो 196.25 अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ डिवाइडेशन कर लीजिए, 6 3 18 हो जाएगा, 6 3 18 बचेगा कितना 1, 6 दूनी 12 हो जाएगा, कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। अब यहाँ 0 लगा दीजिए, उसके बाद 6 अट्ठे 48 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये आपका रहेगा क्या, ये आपका रहने वाला है। या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या 32.71 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी दशमलव के बाद कोई अंक 5 से बड़ा होता है तो उसको 1 मानकर उसके जस्ट पास वाले में ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा। अब हमें गिलास की क्या वास्तविक धारता चाहिए, गिलास की क्या, गिलास की वास्तविक धारता, जो उसकी वास्तविक धारता है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए क्या आभासी धारता की बात करेंगे, क्या आभासी, क्या आभासी धारता माइनस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो ये आपका कितना था 196 पॉइंट कितना था 25 एंड माइनस का हो जाएगा 32.71, घटा दीजिए, ये बच जाएगा 4, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 2 घटाइएगा 3 बचेगा, और इधर 19 में से 3 घटाएंगे तो 16 बचे 163.53 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इस प्रश्न का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो ये प्रश्न था, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको लगाना था, हल करना था। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर और लेंगे अपना अगला प्रश्न, और इस आपके मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न होने वाला है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर और लेते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न क्या है जरा देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, लिखा है रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था, वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंख के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। रशीद द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान जो दिया गया है वो 22/7 आपको लेना है। देखिए बात करते हैं, सबसे पहले आपकी एक कंडीशन है, ये आपका लट्टू बना हुआ है। यहां से अगर बात करते हैं अर्धगोले की त्रिज्या की बात करने वाले हैं, जो अर्धगोला है उस अर्धगोले की त्रिज्या की बात करेंगे। अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी, आर का मान क्या होगा, तो 3.5/2, या फिर हम दशमलव हटाते हैं, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 5 चौको 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। 7/4 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या इसका त्रिज्या हो जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं क्या अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बात करने वाले हैं, क्या अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2 पाई r² होता है। क्या होता है, 2 पाई
आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर मान रख दीजिए तो 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7/4 मल्टीप्लाई 7/4 हो जाएगा। देखिए 7 से एक साथ कैंसिल करेंगे, 2 से इसे 2 बार में, 2 से ये 11 बार में हो जाएगा, 11 7 77 बटे कितना 4। यहाँ से डिवाइडेशन आप कर सकते हैं। डिवाइडेशन अगर करना चाहें तो 7 1 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 बचेगा 37, 4 निम 36 हो जाएगा, दशमलव लगाइएगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, ये हो जाएगा आपका क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो आपका अर्धगोले का वक्र प्रश्न निकल कर आने वाला है। अब हम बात करेंगे शंकु के लिए, जो आपका ये शंकु के आकार का भाग है इसकी बात करने वाले हैं। तो देखिए शंकु की त्रिज्या की अगर बात करें तो शंकु की त्रिज्या सेम रहने वाली है, कितनी 7/4 सेंटीमीटर रहेगी। अगर ऊंचाई की बात करते हैं, ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई यहाँ पर देखिए कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई कितनी थी 5 थी, कितनी थी 5 थी, और उस 5 में से जो कम हो जाएगी कितनी 7/4, तो इसे लिख सकते हैं 5 - 7/4, क्योंकि यहाँ से ये त्रिज्या जो है वो आपकी कम हो जाएगी, ये रेडियस कम हो जाएगी। तो 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 20 - 7 बटे कितना 4, तो ये हो जाएगा 13/4 सेंटीमीटर। ये आपकी रहेगी क्या ऊंचाई h रहने वाली है। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर इसको पॉइंट में अगर बदलना चाहें तो इसको पॉइंट में हम लिख सकते हैं 1.75 लिख सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन अगर आपको करनी है तो आप आराम से इसे कर सकते हैं, और h का मान जो पॉइंट में बनेगा वो आपका कितना बनेगा 3.25 बन जाएगा, 3.25 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमें l का मान निकालना है, त्रियक ऊंचाई निकालिए तो क्या होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ h की बात करते हैं तो 3.25 का वर्ग कर दीजिए और प्लस 1.75 का वर्ग कर दीजिए। जब आप यहाँ वर्ग करते हैं तो 3.25 का जो वर्ग हो जाएगा, 3.25 का जो वर्ग हो जाएगा वो 10×56 हो जाता है, कितना 10.56 हो जाएगा, प्लस जब आप 1.75 का वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3.0625 हो जाएगा। इसको आपको ऐड कर देना है। जब आप इसे ऐड करते हैं तो देखिए ऐड करने पर कितना बन जाएगा, इसे आप चेक कर लीजिए, हो जाएगा 13.625, कितना 13.625। जब इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना बनेगा, ये जब बन के आएगा वो आपका आएगा 3.69 सेंटीमीटर आएगा। आप निकाल लीजिएगा इसका स्क्वायर रूट तो यही आपका बनेगा। अब देखिए बात करते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ, क्या शंकु का वक्र पृष्ठ ये होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7 लेना है, आर का मान आप रख दीजिए 7/4 रख दीजिए, और एल का मान आपका 3.69 आ गया। 7 से 7 कैंसिल करेंगे, 2 से इसे 2 11 बार में, देखिए 11 गुणा 3.69/2 गुणा कर दीजिए, 11 × 99, 11 × 66 और 9, 9 × 6 15, 75 हो जाएगा, 11 × 33 और 7 40 बटे कितना 2। इसे डिवाइडेशन कर दीजिए तो हो जाएगा 20.295 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये आएगा 20.295 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आपको क्या चाहिए, वक्र पृष्ठ चाहिए। लट्टू का वक्र पृष्ठ अगर निकालना चाहे या रंगे गए भाग का क्षेत्रफल, तो देखिए रंगे गए भाग का क्षेत्रफल ये जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना था 19.25 प्लस ये आपका क्या 20.295। ठीक है, जोड़ दीजिए 5 9 5 14 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, दशमलव ये हो जाएगा 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। 39.545 क्या 39.545 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का ये मॉडल पेपर 2024 में जो पूछा गया था आपसे, सेट नंबर 1। अब अगले संडे को इसी प्रकार से आपके लिए एक मॉडल पेपर और लेकर आऊंगा। इसी तरीके से आपकी श्रृंखला जो है अनवरत चलती रहेगी। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।